गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग आज क्या देखेंगे तो अर्थव्यवस्था यानी यह बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है, इसमें यह जीएस पेपर 2 है, उसमें इसका एक यूनिट आता है। किसका? तो अर्थव्यवस्था एक खंड आता है। तो इसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो शुरू करते हैं। और यह आने वाले जो बीपीएससी का मेन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे आपको एक आधारभूत आपका स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा, जिससे जो क्वेश्चन आए आप उसको लिख सकते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि आयुष्मान भारत है, ये जो इसको मोदी केयर कहा जाता है, अथवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इस योजना के क्रियान्वयन के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इसकी सफलता हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए। कोई ज़रूरी ना है कि क्वेश्चन एकदम हूबहू यही आएगा। हाँ, क्वेश्चन आपको आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या अभी जो कोरोना का काल चल रहा है तो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ है, इन सब पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है और ज़रूर आएगा इस बार। तो देखते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे हम लोग कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का प्रावधान कब किया गया? तो बजट 2018-19 में आरंभ किया गया था। और यह कहाँ से कॉपी किया गया है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस योजना शुरू की थी। कहाँ? अमेरिका में। उसका नाम क्या था? ओबामा केयर। और उसी ओबामा केयर के तर्ज पर भारत में क्या है, जिसको कहा जाता है मोदी केयर के तर्ज पर मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को मोदी केयर भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को कहाँ से? रांची, झारखंड। रांची क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये झारखंड की राजधानी है और बिरसा मुंडा के जन्मस्थली भी तो रांची के ही पास में है, तो वहीं से इसका आरंभ किया गया था। आयुष्मान भारत योजना के आरंभ की घोषणा करने के साथ ही यह योजना दीनदयाल उपाध्याय, याद कीजिए 25 सितंबर को क्या था? तो दीनदयाल उपाध्याय, और इनके नाम पर भारत में भी बहुत सारे जगहों का नाम कर दिया गया है। जैसे मुगल सराय को मुगल सराय नहीं कहिए, अब उसको कहिए दीनदयाल उपाध्याय और जंक्शन है वो। इसी तरह पर कांडला पोर्ट था, उसका भी नाम क्या हो गया? तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो गया। इसी तरह बहुत सारे नाम भारत में परिवर्तित किए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है तो देख लेते हैं आयुष्मान योजना में। तो इस योजना में देश के लगभग 10.74 करोड़ परिवार, याद कीजिए परिवार की बात हो रही है, इतने लगभग 11 करोड़ परिवार में को अस्पताल में इलाज कराने का खर्च अब नहीं देना होगा। ये परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज अब मुफ्त करा सकेंगे। इसके लिए कार्ड बनेगा और वो कार्ड से कोई जाएंगे हॉस्पिटल में तो उनका इलाज हो जाएगा। और यह भी अंदाज़ा लगाया गया है कि हर परिवार में औसतन लगभग 5 सदस्य होंगे। तो इस हिसाब से इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? तो लगभग 50 करोड़। यानी इतनी तो किसी देश में, पूरी दुनिया में, चीन को छोड़कर कहीं आबादी भी ना है। यही कहा जा रहा है कि यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य परियोजना है जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और यह फ्री है। देश भर में 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में अभी भी स्वास्थ्य के आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाया है। देश की हर बड़ी पंचायत में स्थित हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में ही विकसित किया जाएगा। यानी जो पुराने फटे कपड़े हैं उसको हटा करना है, कोट पहना दिया जाएगा। यही नहीं हुआ, पीएचसी जो है उसी को अब ये लोग क्या कर देंगे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम दे देंगे, जिससे कि पूरे देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। और अभी जो कोरोना वायरस हुआ है उसमें भी जो इलाज होगा गरीबों का, तो वह भी इसी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन उसमें एक पेंच है, हम आगे बताएंगे। देश के लगभग 11.25 करोड़ सुविधाहीन परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना यानी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम शुरू की जाएगी। अब तो कर दी गई है, ताकि लोगों को की गंभीर बीमारियों या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निःशुल्क इलाज हो सके। इस योजना में पहले से मौजूद बीमारियां जो है उसको भी कवर किया जाएगा। अब यह जो योजना है इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे पहली, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सुविधाहीन परिवारों
यानी डिप्राइव्ड रूरल फैमिलीज और शहरी क्षेत्रों के भी कुछ तय पेशों में लगे परिवार शामिल किए जाएंगे। दूसरा, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। धीरे धीरे इसे सभी वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश होगी, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इसको लागू अब तक नहीं किया है। आगे देखिए, अस्पताल में भर्ती होने के पहले के स्वास्थ्य संबंधी खर्चे और अस्पताल में डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी इसमें शामिल होंगे, यानी वो सब दिया जाएगा। आगे देखिए, पॉलिसी लेने के पहले दिन से ही ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। पॉलिसी मतलब क्या है, इसमें एक कार्ड बनेगा, वही कार्ड की बात हो रही है। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आने जाने का परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी मिलेगा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में इलाज कराया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप जिस जिला में आपका घर है और जहाँ कार्ड है वहीं नहीं, इसके जो ये कार्ड बनेगा इसकी वैलिडिटी ऑल ओवर इंडिया होगी, आप कहीं भी इलाज करा सकते हो। सारा इलाज न सिर्फ कैशलेस होगा, यानी कागज कैशलेस यानी पैसा की ज़रूरत नहीं है, सारा पैसा ऑनलाइन पेमेंट यानी सरकार पेमेंट करेगी उस हॉस्पिटल को, बल्कि पेपरलेस भी होगा, ताकि अस्पताल निर्धारित दरों से अधिक वसूल न कर सके। और बीमा योजना के माध्यम से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा पूरे देश में क्या होगी, तो वो पोर्टेबल होगी, यानी किसी भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में इलाज को ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। आगे देखिए, राज्यों में स्थित सभी सरकारी अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा के पैनल में शामिल माने जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के सभी अस्पताल बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर इस योजना के पैनल में शामिल हो माने जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों को कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करने पर इस योजना के पैनल में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना गरीब तबके के लिए है और गरीबों और वंचित लोगों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कब हुई थी, 2011 में, और कब होने वाली थी फिर 2021 में, लेकिन वो कोरोना के कारण अभी उसको टाल दिया गया है। को ही मानक बनाया गया है। जो उस 2011 की जनगणना हुआ था उसी में जो गरीब का जो डिफिनीशन का जो क्राइटेरिया पूरा करता था उन्हीं लोगों को में से 11 करोड़ लोगों को सिलेक्ट किया गया है। सॉरी, 11 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ BPL फैमिली कही उसको। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन एजेंसी को दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने यहाँ इस योजना को संचालित करने के लिए क्या होगा, केंद्र में जब एक एजेंसी बनेगा तो राज्य में भी होगी, तो राज्य में उसका नाम क्या होगा, स्टेट हेल्थ एजेंसी बनाने को कहा गया है। हालांकि वे अपने सुविधा अनुसार अगर पहले से ही कोई मौजूद वहाँ पर ट्रस्ट है, सोसाइटी है, गैर लाभकारी संस्था हो, स्टेट नोडल एजेंसी हो, उसको भी ये काम सौंप सकते हैं। ये न कोई हो तो नया संस्था का गठन कर सकते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाहें तो योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा किसी बीमा कंपनी को सौंप दे या फिर निर्धारित ट्रस्ट या सोसाइटी को ही संचालन का जिम्मा दे दे। आगे देखिए, योजना के तहत होने वाले कुल खर्च का 60% सामान्य राज्यों में 60% केंद्र वहन करेगी और राज्य को 40% देना पड़ेगा। वहीं विशेष राज्य है तो वहाँ 90-10 का रेशियो चलता है। तो विशेष राज्य कौन, तो नॉर्थ ईस्ट के 7 और एक सिक्किम 8 राज्य हो गया। फिर जम्मू कश्मीर तो अब न रहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं। वहीं जो यूनियन टेरिटरी है और उसमें 100%, तो यूनियन टेरिटरी तो केंद्र का ही है, तो खर्च कौन, तो केंद्र करेगी। और शुरुआती 2 सालों में 10,500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाने का सरकार का लक्ष्य था। योजना के चलाने के लिए सरकार आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति करेगी। ये लोग अस्पतालों में बैठेंगे और लाभार्थियों की मदद करेंगे। इससे अस्पताल का काम आसान हो जाएगा। अस्पताल मित्र यानी आयुष्मान मित्र ये वही कंसेप्ट है जैसे कि बैंक मित्र वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर कुछ योग्यता है, जैसे एलिजिबिलिटी, कि योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता यानी एलिजिबिलिटी, योग्यता नहीं पात्रता, कौन कौन इसके लिए योग्य है, तो देखिए, पहला, ऐसा परिवार जो कच्ची दीवार वाले एक मकान वाले कच्चे मकान या छप्पर में रह रहा हो। दूसरा, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के उम्र तक का कोई वयस्क सदस्य न हो। तीसरा, ऐसे परिवार जिनकी जिम्मेदारी कोई महिला संभाल रही हो और
उसके परिवार में कोई 16 से 59 वर्ष तक का पुरुष सदस्य न हो, शारीरिक रूप से, अब दिव्यांग कहिए, विकलांग नहीं, दिव्यांग व्यक्ति जिसके परिवार में कोई भी शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति न हो, SC ST परिवार और भूमिहीन परिवार जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत मानवीय श्रम हो, ये सब इसके लिए पात्र हैं। और आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कुछ परिवार भी स्वतः इस योजना में शामिल हो जाएंगे। कौन कौन देखिए, जैसे पहला बेघर व्यक्ति, दूसरा निराश्रित व्यक्ति यानी उसके यहाँ कोई कमाने वाला न हो, तीसरा भिक्षा मांगकर आजीविका चलाने वाले, चौथा साफ सफाई करने वाले परिवार, पाँचवा आदिम जनजातियाँ, और छठा बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए व्यक्ति, सातवां नगरीय इलाकों में, और नगरीय इलाकों में क्या होगा, नगरीय इलाकों में नीचे कुछ है 11 श्रेणी के परिवारों को भी इस योजना में अपने आप शामिल माना जाएगा। और सरकार ने शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को इस योजना में शामिल करने के लिए शामिल किया है, यानी शहरी गरीब भी शामिल होंगे। जैसे कि मनरेगा में अगर कोई काम कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक इसमें चला जाएगा। निर्माण मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। खान मजदूर, लाइसेंसी रेलवे कुली, रेहड़ी यानी रोड के दोनों तरफ दुकान लगाते हैं उनकी बात हो रही है। बीड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, कचरा बीनने वाले, कचरा उठाने वाले, ऑटो टैक्सी ड्राइवर आदि, ये सब आयुष्मान भारत के लिए उसकी पात्रता रखते हैं। अब आगे देखिए, अब देखने में तो ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। जैसे इससे पहले भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्रों के माध्यम से घर के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किए जाने के प्रावधान किए गए थे, किंतु वर्तमान समय में अधिकांश स्वास्थ्य उपकेंद्र दवा तथा कुशल चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरा आगे देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे के अनुसार केवल 11% उप स्वास्थ्य केंद्र ही स्वास्थ्य संबंधी मानकों के अनुकूल हैं। अतः मुख्य समस्या योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन से जुड़ी है। इसके अलावा 2008 में स्वास्थ्य संबंधी बीमा हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई थी। वर्तमान में भी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसी योजनाएं चलाई गई हैं, किंतु सरकारी इच्छा शक्ति एवं जागरूकता के अभाव में सिर्फ यह घोषणा पत्र ही साबित होती है। और सच्चाई यह भी है कि आज भी देश में 10 में से सिर्फ 3 लोगों के पास ही तो स्वास्थ्य बीमा योजना है। अतः इनके क्रियान्वयन में बहुत अधिक चुनौतियाँ भी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 50 करोड़ लोग जो सरकार कह रही है, जो शेष बच्चे लोग वो सब के सब अपनी बीमारी का इलाज एफोर्ड करने में सक्षम है, ऐसी भी बात नहीं है। अतः इस और बहुत सारे बात है इसमें कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल कोई इलाज करेगा तो वो भी बहुत कुछ कर देगा। वो इलाज ही नहीं करना है 5 लाख तक का, तो वह बहुत भारी भरकम बिल बनाएगा और सरकार से वसूल लेगा। इसलिए सरकार को इस पर और भी ध्यान देना चाहिए और इसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है। आगे देखिए, आयुष्मान भारत का नारा सुनने में जितना कर्णप्रिय है और लोक लुभावन भी लगता है, उतना ही इसकी पात्रता शर्त दुरूह और पेचीदा भी है। व्यवहारिता के आधार पर इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि देश के सरकारी हॉस्पिटलों के पहला तो यही को हॉस्पिटल बने, बुनियादी ढांचे का विकास हो, डॉक्टर, नर्सेज, दवा की भी व्यवस्था, जांच की व्यवस्था, कनेक्टिविटी, एम्बुलेंस की व्यवस्था, बिजली, कम्युनिकेशन, इन सब पर सरकार को ध्यान देना होगा। और नहीं तो क्या होगा, वो तो कहने की बात है ही नहीं। बेहतर इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और आम लोगों में सरकारी अस्पतालों के प्रति विश्वास पैदा किया जाए। अभी अविश्वास हो गया है, लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाना चाहते हैं। उनको पता है, वो जानते हैं कि वहाँ जाएंगे तो इलाज न होगा, और अधिक से अधिक लोग निजी अस्पताल पर ही निर्भर हो गए हैं। लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। केवल टीवी और इंटरनेट पर अथवा शहरों में शोर मचाने के बजाय सुदूर गाँवों में भी जागरूकता फैलाया जाए तथा धरातल पर इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए, तब जाकर सही मायने में आयुष्मान भारत योजना सफल हो पाएगी। नहीं तो यह भी पुरानी योजनाओं की तरह हम लोग को और एग्जाम देने वाले बच्चे पढ़ते रहेंगे। एक आयुष्मान भारत योजना आई हुई थी और उसके बाद में दूसरा कोई योजना आएगी तो कांग्रेस योजना होगी या कोई और ABC योजना होगी।
तब तक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सरकार द्वारा संचालित स्वदेश दर्शन योजना तथा प्रसाद योजना किस प्रकार पर्यटन विकास एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में योगदान दे सकती है। तो डिटेल से चर्चा करेंगे तो यह अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।